नरेंद्र मोदी सरकार का थोड़े दिनों में 1 साल पूरा होने जा रहा है। एबीपी न्यूज पेश कर रहा है देश का मोह। एबीपी न्यूज के खास शो देश का मूड के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। पिछले साल इसी मई के महीने में देश की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ, आशाओं के साथ देश की बागडोर मोदी सरकार के हाथ में सौंपी। अब उसी मोदी सरकार को 1 साल पूरा होने वाला है 26 मई को। तो ऐसे में इस 1 साल में मोदी सरकार ने जनता से किए अच्छे दिन के वादे को कितना साकार किया, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से राजीव शुक्ला जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और हमारे साथ एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र हैं जो अपने तीखे सवालों से मेहमानों को परेशान भी करेंगे। तो आइए जरा जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। शुरुआत में 30 सेकंड का वक्त मैं आप दोनों को दूंगी। 1 साल मोदी सरकार का क्या अच्छे दिन का सपना साकार हो रहा है? सुधांशु जी। सरकार की मंशा उसके पहले कदम से दिख जाती है। काले धन पर एसआईटी का गठन कैबिनेट का पहला डिसीजन था। हाल ही में हमने काले धन का बिल पास किया। 1 साल हो गए, कैलेंडर की तरह भ्रष्टाचार के घोटाले आते थे, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं आया। होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों पर महंगाई की दर में कमी आई है। और पहली बार आजादी के आंदोलन के बाद किसी नेता ने सामाजिक सरोकार से जुड़ा स्वच्छता अभियान चलाया है। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस बनाने को 177 देशों की सहमति के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया है। तो आम आदमी से लेकर, गरीबी से लेकर डिप्लोमेसी तक, और पाकिस्तान के झंडे तो कश्मीर की घाटी में बहुत बार लहराए गए, मगर 36 घंटे के अंदर जेल के भीतर पहली बार हमारी सरकार के समय में गया। जी, तो 30 सेकंड आपके पूरे हुए। और अब राजीव जी जो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास का जो नारा था उसे साकार करके दिखा दिया इस 12 महीने में मोदी सरकार ने। आपके 30 सेकंड अब शुरू होते हैं। देखिए, 1 साल में जो कुछ हुआ है वो तो आप नीचे जाके टटोल लीजिए, नब्ज क्या, जनता क्या कह रही है। मुझे लगता है ये पहली सरकार है जो 1 साल के अंदर इतनी उसकी लोकप्रियता घट गई, जो नहीं होना चाहिए। मुझे भी खराब लग रहा है। हम विपक्ष में हैं, हम रचनात्मक सहयोग कर रहे हैं, आज भी ब्लैक मनी का बिल भी पास करा के आ रहे हैं वहाँ पे। लेकिन जो है जिस तरह से सरकार की लोकप्रियता घट रही, किसान भयानक नाराज, मजदूर भयानक नाराज, आम आदमी भयानक नाराज, कामगार भयानक नाराज, व्यापारी तक नाराज। जिसको भी चाहें आप अफसर उठा के 10 साल के लिए बंद कर देंगे। उद्योगपतियों के सपोर्ट से सरकार बनी तो वो भी भयानक नाराज है। तो कहाँ क्या दे पा रहे हैं? ब्लैक मनी कहा था कि हम लेके आ जाएंगे, 1 साल आ गया था कि लोगों को पैसा मिलेगा, कहीं कुछ नहीं हुआ। आपके 30 सेकंड आपके पूरे हो रहे हैं। जो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए पहले जरा सवालों का वक्त हो गया है। 2 सवाल हम यहाँ पढ़ लेंगे। आपका सवाल किससे है? सुधांशु सर से है। पहला प्रश्न है कि सर, विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि राजनीति में 1 सप्ताह का भी समय बहुत होता है। उस लिहाज से वर्तमान सरकार को सत्ता में आए हुए 50 सप्ताह और 1 दिन हो चुके हैं, लेकिन भूमि पे काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत कुछ और है, सरकार के नारे, सरकार के वादे कुछ और हैं। ये सवाल लोगों के मन में है। देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि समय कम होता है। इसीलिए मैंने बताया कि पहला निर्णय सरकार का क्या था, काले धन पर एसआईटी का गठन। 3 महीने के बाद सितंबर अक्टूबर के महीने में वित्त मंत्री ने इस प्रकार के नेगोशिएशन किए स्विट्जरलैंड से, जिससे हमें कुछ और सहूलियत मिली। उसके अगले 2 महीने के अंदर ऑस्ट्रेलिया में G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी के ही इनिशिएटिव पर काले धन को सर्वसम्मत प्रस्ताव में लाया गया, जिसके तहत हमें कई जानकारियां मिली और पहली बार कुछ नाम सार्वजनिक होकर आए। इसी प्रकार अन्य सभी विषयों के ऊपर मैंने बताया कि महंगाई का विषय हो, अन्य हो, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों तक ने भारत की रेटिंग इंप्रूव की है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो साफ दिखाई पड़ा है। तभी जमीन पे से लेके और देश के 7 समुंदर पार तक बैठे लोगों ने अपनी सोच में देश के प्रति बदलाव दिखाया है। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे 10 सालों में जो आपकी सरकार थी, तो सुबह में उठते थे तो लगता था कि आज कोई नया करप्शन कैसा आएगा, 2G, 3G, CWG, नए केसेस। डर लगता था कि कहीं पूरा देश ही मतलब कहीं आप लोग ना बेचते हैं। लेकिन पिछले 1 साल में कोई करप्शन केस बीजेपी की तरफ से नहीं आया है। और 7 दिन क्या, 1 साल में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये तो उपलब्धि है ना, मानेंगे आप? देखिए, आप 1 साल की बात करते उपलब्धि मान रहे। आप, मैं बता रहा हूँ, 6 साल तक क्या आरोप लगाया था मनमोहन सिंह सरकार पे? 6 साल तक कोई केस आया था? कोई बात आई थी? और 2G
2G और जो है CWG आज तक कुछ साबित नहीं हो पाया। और कोल ब्लॉक का जो ऑक्शन किया है, अभी आप देख लीजिए कितनी कोल माइंस चल पाती हैं। इस देश में भारी लाखों करोड़ का कोयला इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये हालत है। लेकिन जनता ही नहीं जानती कि SIT क्या होता, कमीशन क्या होता, ट्रिब्यूनल क्या होता, और सात समंदर क्या पार क्या हो रहा है। इसके लिए बहुत परेशान है मोदी जी कि विदेश में हमारी क्या छवि, देश में जनता कुछ भी हो जाए, भाड़ में जाए, उनसे कोई मतलब नहीं। असली चीज है कि काला धन आया क्या, 1 रुपया आया जरा। लेकिन शुरुआत हम करेंगे उस बिल से जिसने मोदी सरकार की नाक में दम कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जमीन अधिग्रहण बिल की। एक ऐसा बिल जिसकी वजह से मोदी सरकार को नाको चने चबाने पड़ गए। और ऐसे में सवाल ये कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोला, क्या उसने मोदी सरकार की मुश्किल और बढ़ा दी? क्या जमीन बिल पर राहुल के आगे झुक गई सरकार? आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। विकृत मानस के लोगों का हाल देखो। उन्होंने क्या कहा, ये लैंड एक्विजिशन बिल के कारण मोदी गरीबों की बात कर रहा है। झूठ कितना चलाएगा, सुधांशु जी, क्या राहुल गांधी के आगे मोदी सरकार झुक गई बिल पर? संयोगवश मार्च और अप्रैल के महीने में मौसम की मार ऐसी पड़ गई, मेरी भी स्मृति में नहीं है कि मार्च के महीने में कभी इतनी बारिश गिरी हो। उससे यह समस्या जुड़कर बहुत संवेदनशील पहले ही थी, वो और कॉम्प्लिकेट हो गई। विपक्ष ने उसका फायदा उठाया है। और मैं राहुल गांधी जी के लिए कहूंगा, 125 साल पुराना बिल 67 साल तक रखा तो आपने, और वो बिल में वो क्लॉज जिसके तहत जमीन अधिग्रहित करके कारपोरेट को दी जा सकती, 84 में जोड़ा आपने। 30 साल तक दुरुपयोग किया आपने, आखिर के चंद महीनों में लाए आप। और देखिए अमेठी में क्या कहते हैं कि वो फूड पार्क नहीं बना, उससे हजारों लोगों को मिलती नौकरी। वो ये एकड़ों की जमीन क्या किसान की नहीं, कि आसमान से आ रही थी? वो कारपोरेट को नहीं तो क्या मंदिर मठ को दे रहे पर आऊंगी। लेकिन जो बात कह रहे हैं यहाँ पर राजीव जी, सुधांशु जी, कि देखिए ये राहुल इफेक्ट नहीं था जो सरकार ने जमीन बिल जो है वो ठंडे बस्ते में डाला। ये तो दरअसल आंकड़ों की मजबूरी है जिसका विपक्ष फायदा उठा रहा है। नहीं, जो भूमि अधिग्रहण बिल बना था उसमें संसदीय कार्य मंत्री में था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि बीजेपी के सारे लोगों को विचार विमर्श किया गया था। सुषमा स्वराज जी ने अपने सुझाव दिए थे, वो डाले गए। और जिस स्टैंडिंग कमेटी ने इसको अप्रूव किया था, उस स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्ष थी आज की लोकसभा स्पीकर जो इस समय है, वो बीजेपी की थी। दोनों सदनों में बीजेपी ने इसको भरपूर सहयोग दिया था। वही बार बार पूछा जा रहा है कि अब क्या हुआ कि उस समय आपने बिल का समर्थन किया था, अब बिल क्यों पलट रहे हो? उस पर थोड़ी सी लोगों को शंका होती है कि उद्योगपति लोग इसको बदलवा रहे हैं अपने फायदे के लिए, क्योंकि रातों रात सरकार का दिमाग बदल गया। कल की बीजेपी इसका समर्थन कर रही थी, आज की भाजपा सत्ता में आने के बाद इसका क्यों विरोध कर रही थी? तो शक की सुई वहीं जाती है। शक की सुई वहीं जाती है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि तब जिस भाजपा का जिक्र अभी कर रहे थे राजीव शुक्ला साहब, जिसने समर्थन किया था इस बिल का, उसने गलती की। बावजूद इसके आप ठंडे बस्ते में उस बिल को डालते हैं, क्यों? क्या राहुल गांधी के आक्रामक तेवर कि ये तो सूट बूट की सरकार है, ये तो उद्योगपतियों की सरकार है? और आपका तो टैग था ना सर, वो चाय वाला जिसको खूब भुनाया लोकसभा चुनाव में। अब जिस तरीके से अमीरों की सरकार का टैग राहुल गांधी चस्पा कर रहे हैं मोदी सरकार पर, क्या दुखती रग पकड़ ली है क्या राहुल गांधी ने? देखिए उस बिल के टेक्निकल डिटेल्स और वो फायदे में नुकसान में, ये आगे लोगों को समझ में आएगा। मैं एक मोटी बात कहता हूं, चुनाव से 6 महीने पहले लाया गया बिल राजनीति से प्रेरित होता है या चुनाव के 6 महीने बाद लाया गया बिल? मोटी बात कोई भी समझ सकता है। राहुल गांधी जी ने कहा सूट बूट की सरकार यानी उद्योगपतियों की सरकार। तो जिन उद्योगपतियों के नाम लेते हैं वो अरबपति खरबपति किसके जमाने में बने, जिनके नाम के आगे नी लगा है? मैं नाम नहीं लेना चाहता। और याद करिए एक विवादित टेप सामने आया था जिसमें एक बड़े उद्योगपति ने कहा था कि फलां पार्टी मेरी दुकान है। किसने किस पार्टी के लिए बोला था? हमारे लिए कि उनके लिए? खड़ा किया आपने। और कोयला घोटाले में एक चिट जाती थी, फलां को ये खदान आवंटित कर देना। वो सूट बूट और कारपोरेट की सरकार थी या हमारी सरकार है? राजीव जी जवाब दीजिए। देखिए, जिस देश में जरूरत मतलब जितने खरबपति अरबपति उतनी अच्छी बात, मैं दम के साथ कहता हूं, किस उद्योगपति को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा?
किस उद्योगपति को कोल माइंस मिल रही हैं, किस उद्योगपति को सारा फायदा पहुंचाया जा रहा है, ये किसी को सबको पता है, सारे नाम रोज लिए जा रहे हैं। लेकिन सरकारें बदलने के बावजूद आम आदमी की हालत में आज भी कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। लेकिन देखिए, जब राजनीतिक दलों का सत्ता पक्ष और विपक्ष की कुर्सियों में फेरबदल होता है तो मिजाज किस तरीके से बदलता है। राहुल गांधी अब मोदी सरकार पर सीधा हमला कह रहे हैं कि देखिए, बदलाव की राजनीति की बात करते थे नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन कर रहे हैं बदले की राजनीति। मोदी सरकार क्या कांग्रेस से बदला ले रही है? प्रधानमंत्री जी ने किसानों से वायदा किया, मजदूरों से वायदा किया कि वो बदले की राजनीति नहीं करेंगे, मगर वो हुआ है। फूड पार्क को कैंसिल किया गया। मैं पूछना चाहती हूँ, 5 साल में इन्होंने ये मुद्दा कितनी बारी उठाया? आज राजनीति की बात करते हैं, राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ डिसेप्शन तो ये खेल रहे हैं। सुधांशु जी, बदलाव की राजनीति का नारा था ना, फिर ये बदले की राजनीति क्यों? फूड पार्क क्यों निरस्त किया गया? फूड पार्क के बारे में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है कि जो कंपनी करने जा रही थी उसने विड्रॉ कर लिया और 2010 का नोटिफिकेशन हुआ। 4 साल तक आप भूमि अधिग्रहण नहीं कर पाए, इसमें हमारी गलती है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी जो कि आपको सहयोग दे रही थी केंद्र में, तो इसमें कहीं हमारी गलती तो है नहीं। अब दूसरा मैं कहूंगा, राहुल गांधी जी एक बहुत अलग नए प्रयोग के साथ आ रहे हैं। एक तो वो अंतर्ज्ञान प्राप्त करने विदेश जाते हैं, जबकि दुनिया भर से लोग अंतर्ज्ञान प्राप्त करने भारत आते हैं, और गरीबों का वो ऐसे हमदर्द बन रहे। याद करिए, कलावती घर पे गए थे तो वहां से उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था कि उसके बाद सरकार ने कहा गरीबी की रेखा 26 रुपया पर डे है। तो अगर ऐसा ही ज्ञान वो और प्राप्त कर रहे हैं, बात करेंगे सर, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीति, कोरी राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी इस मुद्दे पर। मैं अपने मित्र सुधांशु जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जनता से पूछ लो, विदेश ज्यादा कौन जा रहा, राहुल गांधी या मोदी जी? वो तो भारत बीच में भी कभी कभी 10-15 दिन, हफ्ते भर के लिए सिर्फ आते हैं ना। पिछले 1 साल में मेरे ख्याल से 250 दिन तो विदेशी रहे मोदी जी, देश में रहे नहीं। अब उनसे हमारी गुजारिश है कि वो अब देश में भी कुछ वक्त देना जो भी जा रहा है, पता तो है कहां जा रहा है, बेचारे राजनाथ जी, बेचारे हमारे बाकी सुषमा स्वराज विदेश मंत्री, उनको विदेश जाने को नहीं मिलता। फूड पार्क पे क्या राजनीति कर रही है कांग्रेस? फूड पार्क पर देखिए, एक फूड पार्क की बात नहीं है, फूड पार्क कैंसिल किया, एक रेलवे का प्रोजेक्ट था वो कैंसिल किया, रायबरेली के 2 प्रोजेक्ट थे वो कैंसिल किए। एक बात हो तो एक बात क्या, लगातार हर चीज कैंसिल की जा रही है। लेकिन फूड पार्क का मुद्दा जिस तरीके से राहुल गांधी उठा रहे हैं, ये मेरे पास चिट्ठी है जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है बिरला ग्रुप की तरफ से कि 16 जनवरी 2013 की ये चिट्ठी कि जब तक आप गैस नहीं देंगे तब तक तो ये फाइनेंशियली वायबल ही नहीं होगा प्रोजेक्ट। मतलब ये तो आप ही की सरकार के समय पर सवाल उठा दिया गया था ना, और हाथ खड़े कर दिए गए थे कंपनी की तरफ से। जब कोई प्रोजेक्ट लगता है तो उसकी तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि नई सरकार बनते ही वो अगर पहले नहीं लगा पाए आप अपने जमाने में तो आप बंद कर दीजिए। अगर ऐसी बात है तो हमारे तमाम बिल लेके क्यों लागू कर दिया? वही इंश्योरेंस बिल आपने लागू कर दिया, वही कंपनी बिल लागू कर दिया। ये कहते हैं उस सरकार का बिल था, हम नहीं करेंगे, हम नए बिल लाएंगे। मतलब तो कोई प्रोजेक्ट पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार से नहीं बंधा होता है। प्रोजेक्ट जो है अनवरत चलते रहते हैं, देश चलता रहता है। कभी हम विपक्ष में रहते हैं, ये सत्ता में रहते हैं, कभी हम सत्ता में विपक्ष, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जनता का काम होते रहना चाहिए। जी चलिए, इस प्रोजेक्ट को लेकर इनका मत अलग, हमारा मत अलग, कोई बात नहीं। 67 साल तक अमेठी रायबरेली गांधी परिवार के हाथ में रहा, 61 साल केंद्र में आपकी सरकार रही, तो भाई अमेठी को तो मुंबई बन जाना चाहिए था। और राजीव जी स्वयं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आज भी अमेठी रायबरेली उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से है क्या? नहीं। इस पूरे व्यापक परिदृश्य को देखिए तो जिम्मेदारी किसकी है? एक प्रोजेक्ट को लेकर ठीक है, आप हमारी बात को काटिए, हम आपकी बात को काटते हैं। कहीं ना कहीं अमेठी की जनता के बारे में कितने प्रश्न उठाए पिछले 10 सालों में राहुल गांधी जी ने? जी कितनी बार अमेठी गए, एमपी लैड का कितना पोर्शन यूज किया, कितना रह गया? तो आज जो मैंने कहा ना, उनका एक्टिविज्म, कुछ जो हाइपर एक्टिविज्म है, जो अति सक्रियता है, वो कुछ दूसरे उद्देश्यों से प्रेरित है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो राजीव जी, 3 पीढ़ियों का कांग्रेस गांधी परिवार की सीधा ताल्लुक अमेठी से, बावजूद इसके अमेठी का ये हाल। नहीं, अमेठी और रायबरेली आप देखिए जाके, बहुत फर्क है। पिछले 30 सालों में अमेठी रायबरेली में जितना काम हुआ है, जितनी चीजें हुई हैं, बहुत फर्क है और होना चाहिए। लेकिन किसानों का मुद्दा राहुल गांधी उठाते हैं, और किसानों के मुद्दे को लेकर वो पंजाब चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी जाते नहीं हैं। देखिए, उसके अगल बगल के जिलों को अगर आप देख लीजिए, उनकी क्या हालत है और अमेठी रायबरेली की हालत है, जमीन आसमान का फर्क है। एक
दूसरे अगर वहाँ की जनता नाराज होती तो जिताती क्यों है? वो भी तो इम्पोर्टेंट बात है। तो ये जो है, इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो जितने भी चुनाव क्षेत्र हैं सबकी प्रगति होनी चाहिए, जो भी अपने चुनाव क्षेत्र को प्रगति करे। बनारस को अगर मोदी जी बनाते हैं तो अच्छी बात, हालांकि 1 साल में भी बनारस वाले रो रहे हैं, परसों में लौट के आए कि कुछ नहीं बदला। स्वच्छता अभियान का क्या हुआ आपने देख ही लिया होगा कि जहाँ झाड़ू, इस चुनावी राजनीति की हाँ, कि तो तमाम मुद्दे जो हैं वो हाशिए पर पहुंच जाते हैं और बात बनारस सिर्फ हार बहुत और जीत अच्छा पर आकर टिक बने। जाती है। मैं तो कहता हूँ अच्छा बने, मैं स्वागत करूंगा। मैं तो पॉजिटिव व्यक्ति हूँ। मैं तो 1 साल में सरकार की घनघोर आलोचना के भी खिलाफ हूँ संसद में। मैं तो कहता हूँ वक्त देना चाहिए, चुनाव तो 5 साल बाद होगा, हमें एकदम से धैर्य नहीं खोना चाहिए, 5 साल इंतजार करो आप। आइए जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे और अगले मुद्दे की बात करते हैं। बात अब काले धन के मुद्दे की। काले धन का मुद्दा, जहां लोकसभा में काले धन पर बिल पास हो गया और देखिए क्योंकि वित्त विधेयक है इस वजह से राज्यसभा में किसी तरीके की अड़चन आएगी नहीं, लेकिन बावजूद इसके सरकार पर काले धन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या काले धन पर बातें बढ़ी और काम कम हुआ? अभी जो ब्लैक मनी के लिए 2 साल से एसआईटी बनाना लटक रहा था, हमने आते ही उस काम को कर दिया, उस काम को कर दिया, क्योंकि हम मानते हमारी ये प्राथमिकता है। हम में से कोई नहीं जानता कि वो ब्लैक मनी वाले कौन है, लेकिन देश की जनता के सामने सत्य आना जरूरी है कि ब्लैक मनी है या नहीं है तो किसके हैं तो कितने हैं। German government officially made an announcement that we have got the names of these people from all over the world. Any government which wants to have those names is free to ask for those names. We will give the names without cost, without condition. Not one person from India, whether the ruling party then or the ruling party now, took the trouble of going to the Germans. सर बधाई देंगे आप, काले धन पर बिल तो कम से कम लेकर आई है सरकार। देखिए, जो काला धन का मसला है उसमें बिल लाने से कुछ नहीं होता। हमने भी लोकपाल बिल भी पास करा दीजिए, विसिल ब्लोअर बिल भी पास करा दिया, तो क्या उससे करप्शन खत्म हो गया? सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जब तक कारगर कदम नहीं उठाते अब तक कुछ नहीं होगा। चुनाव से पहले क्या क्या नहीं कहा गया था? चुनाव के पहले अगर हम वादे याद दिला दें, सूरज भी देंगे, चांद भी देंगे, मंगल भी देंगे, बुध भी देंगे, शुक्र भी देंगे, हर चीज़ ला के दे देंगे। ये इन्होंने क्या किया? आ बैल मुझे मार खुद ही किया, हमने कुछ नहीं किया है। इन्होंने इतने वादे कर दिए थे कि लगता था सब कुछ देश बदल जाएगा, हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हम रुपया जो है डॉलर के मुकाबले 40 पे पहुंचा देंगे, पेट्रोल 30 रुपए का हो जाएगा, डीजल 20 रुपए का हो जाएगा, अच्छे दिन आप कैसे आ जाएंगे कि चीन से सारी जमीन वापस ले लेंगे, दाऊद इब्राहिम 15 दिन के अंदर भारत में आ जाएगा, उसको हम ले आएंगे, पाकिस्तान से सीमा पार फायरिंग बंद करा देंगे और महंगाई खत्म हो जाएगी। हुआ कुछ नहीं। से बात करते हुए कहा कि देखिए वो तो एक सियासी जुमला था, लेकिन काला धन वापस लाएंगे ये तो बीजेपी का नारा था ना। अब काला धन वापस आ नहीं रहा है, आपके अपने ही सवाल उठा रहे हैं। राम जेठमलानी ने कल कह दिया कि 1 पैसा अब तक नहीं आया, सरकार धोखा दे रही है जनता को। इन सवालों के क्या जवाब है सरकार के पास? देखिए, मैंने आपको बताया कि पहला निर्णय हमारा काले धन पर एसआईटी गठित करना था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट की वजह से करना मजबूरी सुप्रीम था। कोर्ट का डिसीजन था, फिर भी 2 साल से सरकार ने नहीं किया था। ठीक है। अगले 3 महीनों में सितंबर अक्टूबर में स्विट्जरलैंड के साथ हम लोगों ने कई स्तर के नेगोशिएशन किए, हमें उसके द्वारा कई जानकारियां मिली। हमने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में G20 में मोदी जी ने काले धन के इश्यू को सर्वसम्मत प्रस्ताव का हिस्सा बनाया, उसके चलते हमें कुछ और जानकारियां मिली और HSBC बैंक के कई चीजों के नामों के बारे में खुलासा हुआ जो कि सुप्रीम कोर्ट को दे दिए गए, पब्लिक डोमेन में नहीं। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस समय लिंचेस्टन बैंक ने 2010 में और कई बैंकों ने 2011 में दिए थे। 3 साल तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईटी गठित करिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब देखिए, राजीव शुक्ला जी बहुत ही परिपक्व नेता हैं और चीजों को बहुत गंभीरता से समझ के करते हैं, मगर आज कांग्रेस पार्टी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, अरे भाई जो ले जा काला धन वहां धर दिए, वो हमसे पूछ रहे हैं कि अभी आया क्यों नहीं। यानी आपने कहावत सुनी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, अरे 15 दिन में क्यों नहीं आया, इसके लिए कौन बोल रहा है? वो जिस पे ये आरोप है कि सब ले जाके वहां जमा। 4 साल तक आपने कुछ नहीं किया, तब तक आपने मौका नहीं दिया उन लोगों को, जिसको जेटली जी ने कहा फ्लाइट ऑफ कैपिटल, यानी वो इधर उधर कर बिल तो लेकर आए और वो बता रहे हैं किस तरीके से प्रतिबद्धता लेकर आएंगे वापस। देखिए, बिल आया, बिल में दोनों सदनों में फटाफट सपोर्ट किया। हम तो नहीं, चाहते, आप लोग तो कह रहे थे इसको भी भेज दीजिए आगे कमेटी के पास विचार के लिए। मुझे लगता है कि मेमोरी प्लस की गोली जो है
हमारे मित्र सुधांशु जी को खिलानी चाहिए, ताकि याददाश्त जो है पूरी तरह से बदस्तूर कायम हो जाए। हमने तो नहीं कहा काला धन लाओ, क्योंकि हमें पता है ऐसे काला धन नहीं आता। ऊँट के ऊपर बोरियां थोड़ा लदी के लेके आ जाओगे। इन्होंने ही तो कहा था कि हम काला धन लेके आएंगे, काला धन लाओ, काला धन लाओ, काला धन लाओ। हम लोग तो यही चिल्ला रहे थे, तो लोगों ने कहा कि अब लेके आओ। तो जब ये आए सरकार में तो देखा, इन्हें लगा कि ऐसे तो काला धन नहीं आता। एक चीज़ में बड़ी होशियारी से इन्होंने एक बात कह डाली कि हम ही ने नाम बाहर किए। मालूम क्या इसका नुकसान हुआ है? जब किसी देश से समझौता होता है तो उनकी पहली शर्त होती है कि आप टैक्स वसूल लो, नाम नहीं बाहर कर सकते। इन्होंने नाम लीक करके मीडिया में छपवा के उसका नतीजा हुआ आज स्विट्जरलैंड पीछे हट गया। दुनिया का कोई नया देश एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं इंडिया के, तो आगे दरवाजे आपके बंद हो गए दूसरे देशों से काला धन की जानकारी मिलने की। और ये बात सुधांशु जी को पता है, लेकिन बेचारे बोल नहीं सकते, प्रवक्ता जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे तो प्रणब मुखर्जी ने, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे तो बाकायदा उन्होंने संसद को बताया था कि भारत ने 40 टैक्स हेवन आइडेंटिफाई किए हैं सर। अब जबकि वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं तो अरुण जेटली संसद को यह बता रहे हैं कि देखिए अभी तो टैक्स हेवन हमने आइडेंटिफाई नहीं किए। ये विरोधाभास क्यों? देखिए, उन्होंने जो टैक्स हेवन आइडेंटिफाई किए थे उनका डिटेल्स क्या था वो तो वित्त मंत्रालय के अंदर के व्यक्ति बता सकते हैं, स्वयं वित्त मंत्री बता सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो अभी राजीव जी ने कहा यह सत्य है कि तमाम देशों के साथ यह ट्रीटी होती है कि जब तक कोई व्यक्ति कोर्ट ऑफ लॉ में गिल्टी प्रूव न हो जाए तब तक आप उसका नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते। वह नाम कोर्ट के द्वारा ही याचिकाकर्ता को दे दिए गए थे और कुछ नाम सार्वजनिक हो जाने से समस्या आई है, क्योंकि उन देशों ने यह कह के अपने हाथ खींच लिए हैं कि हम आपको नहीं देंगे। फिर भी जो मैंने बताया, हम वो तमाम लीगल इंस्ट्रूमेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उन देशों को परसुएड और प्रभावित किया जा सके ताकि वो हमें वो नाम दे दें कानूनी प्रक्रिया के तहत। जरा जल्दी से कुछ सवाल ले लेते हैं। मोदी जी ने पहले बहुत वादे किए थे कि भ्रष्टाचार कम होगा, महंगाई कम होगी। महंगाई कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। क्या पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, महंगाई एक ऐसी चीज है जिस पर वाद विवाद की थोड़ी संभावना कम होती है, क्योंकि आंकड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं। और अभी जो फरवरी और मार्च के महीने तक के आंकड़े उपलब्ध हैं उसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोनों में महंगाई की दर में कमी आई है, पिछले साल के मुकाबले 2% से अधिक। मेरा सवाल राजीव शुक्ला जी से है। आपके सांसद और आप बार बार सरकार पे आरोप लगाते रह रहे हैं कि सरकार पक्षपात कर रही है, लेकिन क्या अगर सरकार पक्षपात कर रही होती तो आप आईपीएल चेयरमैन बन पाते? सरकार का आईपीएल से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा सवाल मोदी सरकार से है कि मोदी सरकार ने मतलब चुनाव से पहले ये वादा किया था कि अच्छे दिन अब आने वाले हैं। ये कौन से अच्छे दिन है जिसमें मतलब किसानों के साथ इतना बुरा हो रहा है कि किसानों को मतलब 10-10 रुपए के चेक दिए जा रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है आपसे। आपने बिल्कुल सही कहा, 10 रुपए के चेक किसने दिए हैं? पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है किसी सरकार ने चेक दिया और वो बाउंस हो गया मथुरा में, तो वो हमारा कोई लेना देना था उससे? यही तो एक समस्या है ना कि जो कर रहे हैं वो सारी हम पे डाले दे रहे हैं। किसान पे एक बात कहूंगा, याद करिए, पुलिस तो छोड़िए, अपने कैडर को भेजकर अगर किसानों की जमीन को खाली करवाया किसी औद्योगिक घराने के पक्ष में, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने सिंगूर और नंदीग्राम में बंगाल में, जो सपा ने किया वो भट्टा परसौल में, बसपा ने किया टप्पल ने, और कांग्रेस ने जो किया वो तो अलग छोड़ दीजिए। उसके बावजूद अचानक वो लोग बहुत बड़े किसानों के हिमायती बन गए हैं सत्ता बदलते ही। तो असली चेहरा कुछ और है और हकीकत कुछ और है जी। और एक और हकीकत, वो हकीकत जो सीधे सीधे आम आदमी से जुड़ी हुई है, मुद्दा महंगाई का है। क्योंकि महंगाई का अब जब भी जिक्र हो रहा है तो सरकार की तरफ से कहा यह जा रहा है कि आंकड़े देख लीजिए, देखिए किस तरीके से कम हो गई महंगाई। तो ये आंकड़ों की बाजीगरी करके कम हो रही है क्या महंगाई? क्योंकि अगर थाली के अंदर सारे सामान का रेट लगाया जाए तो फिर आम आदमी की जेब से तो उससे ज्यादा ही पैसे निकल रहे हैं जितने पिछले साल निकला करते थे। देखिए, यहां पर मैंने आपसे कहा कि आंकड़े कोई सरकार नहीं बनाती है, प्राइवेट एजेंसियां भी बनाती हैं और वो अपने आंकड़े प्रस्तुत करती हैं। चलिए, उसके बाद भी हमने मान लिया कि आपको लग रहा है कि उसकी जो एफिकेसी यानी प्रभावकता कम दिख रही है, तो मैं इसको पूर्ण विश्वास साथ कहता हूं, जैसा भी राजीव जी ने कहा था, थोड़ा सा वक्त अगर हम और देंगे तो 1998 में जब सरकार में आए थे 9 से 9.5% की महंगाई की दर थी, जब 2004 में छोड़ा था तो 4.5% की थी। हमें पूरा समय दीजिए, हम महंगाई को इतना प्रभावी नियंत्रण करा के दिखाएंगे कि बिल्कुल आपको आने वाले वर्षों में दिखेगा जैसा हम पहले कर चुके हैं। इसलिए हमें कह नहीं रहे, ये प्रमाणित है। तो राजीव जी, काबिलियत पे भरोसा किया जा सकता है सरकार की? मैं मानता हूं कि महंगाई के जो आंकड़े आते हैं और जमीन पे जब वो दुकानदार के पास जाता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि आंकड़े जोड़ने और बनाने काम अफसर लोग दूसरे ढंग से करते हैं, वही जो एजेंसियाँ हैं वो भी जो है अपने दूसरे ढंग से करती हैं।
और नीचे जो व्यापारी होता है, जो बिचौलिए होते हैं, और वो बिचौलिया गड़बड़ करते हैं और उसकी वजह से जो है वो दाम जनता को बहुत देने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर सख्ती करके, क्योंकि अब इनकी राज्य सरकारें भी बहुत हैं, मिलकर सख्ती करके महंगाई को रोकने के दूसरे उपाय करने चाहिए। और ये आंकड़ों से सिर्फ 2% कम होगी, 3% कम, इस पर नहीं जाना चाहिए। इसी में हम भी गुमराह होते रहे, इसी में आप भी गुमराह होते थे, हमें हटा दिया, आपको भी हटा देंगे अगर ये आंकड़े की बाजीगरी में हम फंसे रहें। जी सुधांशु जी, देखिए सवाल यही है, 1 साल का क्योंकि वक्त हो रहा है, 12 महीने कम नहीं होते हैं, 48 महीने ही आगे बचेंगे आपके पास। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के बूते पर महंगाई का मुद्दा जो सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ है उसे रफा दफा किया जा सकता है क्या? बिचौलियों का मुद्दा जो यहाँ पर राजीव जी उठा रहे हैं, हम देख रहे हैं क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स देखिए आप और रिटेल प्राइस इंडेक्स देखिए, उसमें इतना गैप, मतलब सीधा नजर आ रहा है कि मुनाफाखोरी हो रही है, बीच में बिचौलिए खा रहे हैं। अगर गांव में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा और गांव पर ही वो स्टोरेज और अन्य व्यवस्थाएं नहीं होंगी कि वो खरीदा जा सके, तो बिचौलिए बने रहेंगे। वो व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी? अरे भाई, जब जमीन अधिग्रहित होगी और वो वहां पे तभी तो कोई चीज बनेगी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसीलिए हमने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंसेंट क्लॉज से मुक्त किया है। मतलब आपने सीधी जिम्मेदारी विपक्ष पे डाल दिया राजीव जी? नहीं, विपक्ष में नहीं डाली। इन्होंने कहा कि जो है गांव में खरीदारी केंद्र बनाने पड़ेंगे, गांव में जो बीच में बिचौलिया जाता है वो जाए ना सीधे सरकार खरीद जिम्मेदारी तो ये कह रहे हैं ना कि जमीन अधिग्रहित होने नहीं दे रहे हैं, आप रोड़ा अटका रहे हैं, उसमें तो कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा? अधिग्रहण केंद्र जो वो बिक्री केंद्र या खरीद केंद्र बनाने में कोई जमीन की जरूरत नहीं पड़ती, ग्राम पंचायत की जमीन मिल जाएगी। होता है कितना बड़ा है वहाँ पे, लेकिन आपको बहुत बड़ी फोर्स लगानी पड़ेगी, पूरा सरकारी महकमा बनाना पड़ेगा जो ये सब काम जाके करे गाँव में, वो करना पड़ेगा। जमीन का बहाना उसमें नहीं है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है जो इस समय सुधांशु जी को मैं बताना चाहता हूँ, जो मुश्किल आ रही है जिसकी वजह से किसान नाराज हो रहा है, हो क्या रहा कि पिछली सरकार किसानों को उनकी उपज का बहुत ज़्यादा दाम देती थी, इन्होंने आके उपज का दाम घटा दिया और खाद मुश्किल से मिल रही किसान को। इन 2 कारणों से किसान जो है बहुत परेशान है, क्योंकि अगर उसका 400 रुपया लगता है किसी चीज़ को पैदा करने में और आप उसको 350 दे रहे हो, तो उसको कैसे वो सुसाइड नहीं करेगा, आत्महत्या नहीं करेगा, तो क्या करेगा? नहीं, जो बात आप जिक्र कर रहे हैं मुझे याद आ रहा है, आपके चुनावी वादे में ये था कि जो इनपुट कॉस्ट आ रही है प्लस 50% मुनाफा करके हम न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेंगे, और बाद में आपकी जब सरकार बन जाती है तो फिर आप कहते हैं ये तो संभव ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं पाएगा। नहीं, देखिए, जो इन्होंने कहा उससे मेरा थोड़ा मतभेद है। ये सत्य है कि हम जितना वृद्धि करना चाहते थे उतनी वृद्धि करने में नहीं सफल हो पाए। उसके 2 कारण हैं। एक तो प्राकृतिक आपदा जो आई जिसने कि फसलों और उसको नुकसान पहुंचाया। दूसरा, पिछले साल जब सरकार यूपीए ने बजट प्रस्तुत किया था तो 4.8% का वित्तीय घाटा दिखाया था, और हकीकत में जितनी देनदारी इन्होंने अगले सालों पे डाल रखी थी व्यवहारिक दृष्टि से वो 6% के आसपास था। इसलिए ये जो हमारे ऊपर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट या वित्तीय बाध्यता थी, जैसे ही हम इससे मुक्त होंगे तो वो जो हमने कहा है वो वादा पूरा करके दिखाएंगे। चलिए, ये बहुत अच्छा है कि अब फिलहाल जितने जवाब सुधांशु जी यहाँ पर दे रहे हैं, तो पिछली सरकार के फिलहाल गड्ढे ही भरने का 12 महीने में काम किया है, कुछ इसी अंदाज में सुधांशु जी का हर जवाब। लेकिन अब वो हिस्सा इस कार्यक्रम का जो सीधे सीधे यहाँ जो छात्र मौजूद हैं उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश के युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दा है रोजगार के वादे का, जो वादा रोजगार को लेकर किया गया, लेकिन क्या वो वादा पूरा हो पा रहा है? रोजगार का वादा कब पूरा होगा? रोजगार के अवसर जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना ही परचेजिंग पावर बढ़ने वाला है, हमारी इकोनॉमी जनरेट होगी। ये रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे? अगर आप बाहर से आकर के या यहाँ के लोग औद्योगिक विकास पर अगर ध्यान नहीं देंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान नहीं देंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो ये पूरा चक्र कभी पूर्ण होने वाला नहीं। और इसलिए हम मेक इन इंडिया की जब बात करते हैं तब सिर्फ आपको एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन के लिए ही हम ऑफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब हम आपको मेक इन इंडिया की बात करते हैं तब आपके उत्पादन के लिए एक बहुत बड़ा बाजार अपने आप खड़ा करने का हम अवसर देते हैं। रोजगार का सपना दिखाया था युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार में। जहां जाते थे वहां कहते थे कि किस्मत बदल देंगे, युवा शक्ति है, उसकी शक्ति को इस्तेमाल करेंगे। कहां है वो? इस्तेमाल तो हो नहीं पा रही है। देखिए, रोजगारों को सृजित करने के लिए एक व्यापक योजना की आवश्यकता है, इसीलिए हमारी सरकार ने दोनों काम किए हैं। मेक इन इंडिया की जो शुरुआत की है
टाइम लगेगा उसको, आने वाले वर्षों में जब इंडस्ट्रीज बनेंगे, और उसके साथ मेक इन इंडिया तो हो जाएगा, वो हमारे पास स्किल्ड मैन फोर्स कहां से आएगी? तो स्किल डेवलपमेंट एक अलग मिनिस्ट्री बनाई है, मेक इन इंडिया की शुरुआत की है, ये वैसे ही रोजगारों का सृजन करेगा। जैसे याद करिए पिछली बार जब हम आए थे तो आईटी मिनिस्ट्री हमने बनाई थी, 96 में हमने घोषणा की थी, 98 में आए आईटी मिनिस्ट्री बनाई, और उसी 6 वर्षों में भारत आईटी की सुपर पावर बन के उभरा और हजारों की संख्या में आईटी सेक्टर में रोजगार बने। उसी प्रकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएंगे और स्किल डेवलपमेंट के द्वारा युवाओं को वो क्षमता मिलेगी कि वो बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। राजीव जी, आप सहमत हैं इस बात से कि देखिए खाका तैयार हो रहा है, जमीन तैयार की जा रही है और आने वाले वक्त में युवाओं के अच्छे दिन आएंगे? देखिए, बेरोजगारी को लेके ये घुमा फिरा के जलेबी बनाने से कोई फायदा नहीं है, जवाब दे के गुमराह किया जाता है। एक्चुअली हम भी थे तो हमारे यहाँ योजना आयोग से आ जाता था कि इतने करोड़ रोजगार सृजित हुए, और पिछले जब हम योजना मंत्री थे तो सबसे ज़्यादा रोजगार पिछले 5 साल में हुए, आज तक जो भारत के इतिहास में नहीं वो डेटा आया था। लेकिन देश में 2 करोड़ प्रति साल के हिसाब से युवा पैदा हो रहा, मतलब युवक हो रहे हैं, जिस तरह देश की जनसंख्या है, उसको रोजगार देने के लिए बहुत बड़ा काम उठाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अच्छी बात है मेक इन इंडिया वगैरह होना चाहिए, लेकिन हो नहीं कुछ रहा। ये चीन में भले ही मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा हो, लेकिन इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं। यहाँ गणेश जी, लक्ष्मी जी, तिरंगा झंडा तो चीन से आ रहा, मेक इन इंडिया कहाँ हो रही? हमने इसके लिए एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया था, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री। स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी हमारी सरकार ने शुरू किया था, 5 लाख करोड़ सितंबर हमने मंजूर किए थे, अपनी बजट में घोषणा की थी। लेकिन सरकारें आती हैं, दोनों सरकार मिलकर करें, हम उसका कोई नहीं लेना चाहते कि हम कोई श्रेय उसका लेना चाहते, क्योंकि मंगल ग्रह पे जो है मनमोहन सिंह सरकार का डिसीजन था, महीने बर्बाद मोदी जी ने वाह ली, हम उसके लिए कुछ जो प्रधानमंत्री आएगा लेगा। जानकार ये सवाल पूछते हैं कि आपकी जो नीति है मेक इन इंडिया, जिसका जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री, जहां विदेशों में जाते हैं उसका बखान करते हैं, वो नीति दरअसल आधी अधूरी है, क्योंकि सिर्फ मेक इन इंडिया से काम चलने वाला नहीं है, मेक फॉर इंडिया भी होना चाहिए, मेक बाय इंडिया भी होना चाहिए, जिसका जिक्र राजीव जी कर रहे हैं। हमारी पिछली एनडीए सरकार में हमने तमाम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाई थी और भारतीय उद्योगपतियों को बढ़ावा मिला था। हमने विदेशी कंपनियों को नहीं बढ़ाया था। याद करिए जब आने मोबाइल बढ़ने शुरू हुए थे, मोबाइल की जितनी कंपनियां उसमें कितनी विदेशी हैं? सबकी सब लगभग भारतीय कंपनियां हैं। लेकिन इस बार तो पूरा जोर विदेशी निवेश को आमंत्रित करने का है ना। इस बार तो पूरा जोर जो है वो विदेशी निवेश के लिए अपनी एक तरीके से पलक पावड़े बिछा देना, उनका स्वागत करना है। ऐसे में निवेश का माहौल बन नहीं पा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब्स बन नहीं पा रहे हैं, नौकरियां बढ़ेंगी कहां से? सवाल फिर से वही। नहीं, हाई टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और कुछ मेडिकल रिलेटेड इश्यूज में हमें विदेशी निवेश की आवश्यकता है, तो वहां पे हम उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। मगर मैंने आपसे बताया कि बढ़ाया हमने, ये वही दौर था जब याद करिए कि टाटा ने कोरस को टेक ओवर किया था। इसका आधार कब बना था? पिछली सरकार के दौर में, जब 98 से 2004 के बीच में बहुत सारी चीजें हुई थी। इसलिए मैं प्रमाणित करके कह रहा हूं, और मोदी जी और अधिक सुव्यवस्थित रूप में उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, मेरा सवाल राजीव शुक्ला जी से है कि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को 1 साल हो गए, बिल्कुल बेरोजगारी कम हुई, कुछ नहीं कमा, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए कुछ जमीनें हमें एक्वायर करनी पड़ेंगी। ऐसे तो आसमान से जमीन आ ही नहीं जाएंगी। आप जमीन अधिग्रहण कर सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, सारी चीज़ है। सिर्फ ये कि किसान को उसका वाजिब दाम देना पड़ेगा, ये सिर्फ उस बिल में है। किसान का नुकसान ना हो। अगर आप ये मानते कि किसान का पहले क्या होता था, यहाँ नोएडा वगैरह में क्या कि जमीन अधिग्रहण कर सरकार ने कह दिया 200 रुपये मिलेगा मीटर, आप जाओ, इसका बेचारा कुछ कर नहीं पाता था। अब किसान का जो है उसको राइट दिया गया कि वो बताएगा कि हम संतुष्ट हैं कि नहीं। देखिए, कांग्रेस ने एक वेबसाइट शुरू की जमीन वापस करने के लिए। आज तक एक भी इंच जमीन मोदी सरकार ने तो एक्वायर ही नहीं की है। जो भी एक्वायर की कांग्रेस सरकारों ने की है, तो वो उसको वापस करें। और तो मैं तो ये कहूंगा, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले दामाद जी अपनी जमीन वापस कर दें, परिवार से शुरुआत कर दें, मगर वेबसाइट खोल के। और आपको पता है, बड़े बड़े किसान नेता एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करते थे। आज सबसे बड़े किसान नेता कौन है? श्री जयराम रमेश और श्री राहुल गांधी, जो महीनों विदेश में रहते हैं केवल घूमने फिरने के लिए, देश के काम से नहीं। तो आज कांग्रेस हकीकत में किसान से कितनी जुड़ी है और हवा में कितनी जुड़ी है, वो दिखाई पड़ रहा है। देखिए, मैं इस डिबेट को परिवार और व्यक्तियों पर नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन अब सुधांशु ने शुरुआती कर दी, इसलिए इसमें बता देना चाहते हैं। अगर रॉबर्ट वड्रा ने एक भी जमीन सरकार से 1 इंच भी ली होती या सरकार से कोई फायदा लिया होता, तो 2 साल हो गया वसुंधरा राजे की सरकार को जांच करते हुए राजस्थान में। क्या उन्होंने कौन सा केस रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ कर दिया? आज 6 महीने हो गए, हरियाणा की सरकार ने क्या केस कर दिया सिवाय मीडिया में बयानबाजी की? चुनौती देता हूं कि रॉबर्ट वड्रा पर एक केस भी कोई सरकार कर पावे, क्योंकि उसने 1 इंच जमीन भी सरकार से नहीं ली है। और
जिस सीएजी रिपोर्ट का आप हवाला देते के इस सरकार को बदनाम किया, मनमोहन सिंह सरकार को, सीएजी की रिपोर्ट पे 3 दिन राज्यसभा में हंगामा हुआ है एक मंत्री के खिलाफ, हम नाम नहीं लेना चाहते, तब कहते नहीं सीएजी की रिपोर्ट को हम मायने नहीं देते। तो चित्त भी मेरी हो, पट्ट भी मेरी हो, अंटे मेरे बाप की। ये सब नहीं जवाब दीजिए चलेगा। सुधांशु जी, क्योंकि वो राजीव कांग्रेस शुक्ला का जी ने- दामाद कहकर वार करने में कभी पीछे बीजेपी नहीं हटती है। राजीव अगर शुक्ला जी ने सही अनियमितताएं कहा। हैं तो फिर केस कीजिए। राजीव शुक्ला जी ने सही कहा, रॉबर्ट वढेरा ने जमीन थोड़ी ली थी, जमीन तो उद्योगपतियों ने ली थी, उनके थ्रू रॉबर्ट वढेरा के पास आई थी। तो पहले केस होगा तो उद्योगपतियों पे होगा, ये कारपोरेट की सरकार थी। ऐसे तो मैं भी कह दूं किसी ने भी बीजेपी की मंत्री ने जमीन ली थी, आप लाओ ना सबूत, केस करो। 2.5 साल देखिए, से उस विषय पे राजस्थान की हमारी सरकार वसुंधरा राजे सरकार क्या बगैर कर पाई? किसी राग या द्वेष के निष्पक्षता के साथ जांच जब कर रही मिला है। नहीं अभी कुछ हम तो कहेंगे राग तुरंत द्वेष। तो कहेंगे साहब पूर्वाग्रस्त हो गए। अभी हरियाणा सरकार ने कहा है अरे जब कि कुछ हम मिला- अगले 2 महीने के अंदर जांच करके कोई ना कोई रिपोर्ट देंगे। अभी फिर अगले हरियाणा 2 सरकार महीने का बाद कल का कहेंगे बयान कि है। अगले 2 महीने बाद देंगे, फिर 2 महीने बाद कहेंगे अगले 2 महीने बाद। जब 2.5 साल हो रहा वसुंधरा राजे को, 1.5 साल उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, तो आप क्या करेंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सत्ता पक्ष और विपक्ष का ये मत मोदी सरकार के 1 साल के मौके पर आपने जाना। 12 महीने गुजर चुके हैं, 48 कर लेने महीने दीजिए। बाकी हैं और ऐसे में मुझे भी देखिए, तो खत्म एक कर लेने पुरानी दीजिए। कहावत है कि वक्त बीतते और वक्त गुजरते मुझे और भी तो वक्त बदलते ज्यादा वक्त नहीं लगता है। ऐसे में इस कहावत को किस तरीके से मोदी सरकार समझेगी, इसका इंतजार हमें रहेगा। देश का मूड, एबीपी न्यूज का खास शो देख रहे थे आप। बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। अच्छे दिन देश का मूड।